स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र। अगले आधे घंटे में हम समझेंगे कि किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। आज भारतीय बाजारों में ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और नतीजों के भी फोकस रहेगा। कहां पर होगी नजर और कौन से नतीजे आज आने वाले हैं और एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे आए हैं किस तरह के रहे नतीजे, इन पर भी करेंगे बात अब से कुछ ही देर में। लेकिन दीपांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट से जो क्यूज मिल रहे हैं वो कैसे हैं। एशियाई बाजार पर तो अगर नजर डालें तो कमजोर शुरुआत देखने को मिली है, लेकिन डाउ में शुक्रवार को अच्छी मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। इस वक्त जो क्यूज मिल रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? थोड़े मिले जुले आप क्यूज कह सकती हैं पूजा कि एशियाई बाजार में जरूर हल्की सी कमजोरी इस समय है, पर उतनी ज्यादा कमजोरी नहीं है। 0.5% नीचे है इस समय एसजीएक्स निफ्टी। जापान के बाजार थोड़े कमजोर हैं, कॉस्पी थोड़ा पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर्स भी 0.5% नीचे है, तो थोड़ी मिली जुली शुरुआत है। हल्की सी कमजोरी आप कह सकते हैं इस समय एशिया के बाजारों में आपको दिख रही है। पर शुक्रवार की बात करें तो फिर अमेरिकी बाजारों में अच्छा मूवमेंट रहा। थर्सडे को भी दिन के निचले स्तर से रिकवरी हुई थी, फिर हमने देखा कि डाउ फ्यूचर्स भी 800 साढ़े 800 अंक ऊपर ही थे फ्राइडे के पूरे दिन, और इसलिए हमने 700 अंक से ज्यादा का उछाल डाउ में देखा। बाकी इंडिसेस भी काफी पॉजिटिव रहे। वही बात है जो गिलियड की ड्रग ट्रायल से अच्छे संकेत आ रहे हैं, उसके दम पर हमने देखा कि पहली बार 10 मार्च के बाद डाउ 24,000 के ऊपर बंद हुआ, तो वहां से निवेशकों को थोड़ा भरोसा जरूर आया। हालांकि गिलियड ने कहा है कि इस समय इस डेटा को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत छोटा सैंपल साइज है। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा फिर हमें पता चलेगा कि कितनी इफेक्टिव ये दवाई है, पर फिर भी निवेशक उससे काफी खुश रहे हैं। यूरोप के बाजारों की बात करें तो वहां पर भी 3 से 3.5% की तेजी देखी। कुछ देश हैं यूरोप में जैसे कि जर्मनी, जो अब बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन से थोड़ी राहत मिल सकती है, लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं। हालांकि एक फाइनल डेट डिसाइड नहीं हुई है, पर वहां से थोड़ा भरोसा और मिला है निवेशकों को। पर आपको कच्चे तेल पर फोकस देना चाहिए, क्योंकि वहां पर भारी गिरावट हुई है। जो WTI क्रूड है उसमें आपने भारी गिरावट देखी है। इस समय भी अगर आप बात करें तो 13% की गिरावट आप देख रहे हैं, और $16 के नीचे, यानी कि 20 साल के निचले स्तर पर इस समय WTI क्रूड ट्रेड कर रहा है। और ब्रेंट क्रूड में भी थोड़ा दबाव आ रहा है। 2% की गिरावट के साथ इस समय $28 के आसपास ब्रेंट भी ट्रेड कर रहा है। तो कच्चे तेल में दबाव आ रहा है, क्योंकि बाजार का मानना है कि डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये प्राइसेस इस लेवल पर होल्ड कर सके। तो वहां पर ध्यान दीजिए। सोने में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, $1700 के नीचे आ गया है, तो थोड़ा मूवमेंट वहां पर भी देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं कि मिले जुले क्यूज हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स काफी पॉजिटिव रहे हैं पिछले हफ्ते। ओके, तो पिछले हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन इस वक्त जो क्यूज आ रहे हैं वो मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। दीपांशु, अगला सवाल कोरोना से जुड़ा होगा, उस पर अपडेट दीजिए। इस वक्त जो संक्रमित संख्या है वो कितनी पहुंच चुकी है और भारत में तो मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, भारत में मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और विश्व की बात करें तो वहाँ पर भी मामले अभी भी तेज़ी से ही बढ़ रहे हैं। अब 24 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। 1,65,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और कुछ 6.25 लाख लोग वायरस से ठीक भी हुए हैं। पर हम दिन बर दिन देख रहे हैं कि 70, 75, 80 हज़ार मामले ऑन एवरेज दिन बर दिन आ रहे हैं, और जो वायरस से ठीक होने वालों की संख्या है वो 20 से 30 हज़ार के बीच में होती है। तो अभी भी अगर आप बात करें तो जितने लोग ठीक होते हैं उससे 3 गुना नए मामले हमारे सामने आते हैं, इसलिए अभी भी काफी तेजी से आपको नए मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप एक ट्रेंड देखें तो 2 महीने पहले 19 फरवरी को कुछ 2126 लोगों की मौत हुई थी कोरोना से। एक महीने पहले यह आंकड़ा 10,000 था। आज ये आंकड़ा 1,65,000 के पार है, यानी कि एक महीने में 16 गुना से ज्यादा मामले आपके बड़े हैं जहां तक मौत का सवाल है। अमेरिका की बात करें तो वहां पर चिंता अभी भी हावी है। हालांकि कल जो नए मामले हैं 25-26 हज़ार हैं, तो जो 30 हज़ार की एवरेज थी उससे कम आए हैं, पर 2,000 लोगों की मौत कल भी हुई है कोरोना से लेकर। और अब अमेरिका में 7,65,000 लोग संक्रमित हैं और 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर एक महीने की पहले की बात करें तो इस समय मौत का आंकड़ा अमेरिका में सिर्फ 200 था, यानी कि एक महीने में आपने देखा है कि 200 से मौत का आंकड़ा बढ़कर 40,000 हो गया है सिर्फ अमेरिका में। तो जो ग्लोबल ट्रेंड था उससे कई ज़्यादा आप देख रहे हैं कि अमेरिका में ट्रेंड है इस समय। यूरोप की बात करें तो वहाँ पर भी चिंता है। अगर आप पूरे यूरोप को देखें तो 11 लाख केसेज इस समय यूरोप में हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, यानी कि जो मोर्टेलिटी रेट है जो ग्लोबली इस समय 4 से 4.5% की बीच है, वो यूरोप में इस समय लगभग 10% के आसपास है। यानी कि ये एक बहुत चिंताजनक बात है कि जो ग्लोबल मोर्टेलिटी रेट है, अमेरिका में भी मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा नहीं है जितना आप यूरोप में देख रहे हैं। तो ये एक डरावनी बात है और बाकी सारे देशों में भी काफी तेजी से फैल रहा है। इटली, फ्रांस, स्पेन में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूके में भी अब 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और जर्मनी, यहां पर भी ध्यान देखिए। तो ये जो 4-5 बड़ी
बड़ी इकोनॉमीज है यूरोप की, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं इस समय। भारत की बात करें तो अब भारत में भी 17,000 से ज़्यादा मामले हैं इस समय, 560 लोगों की मौत हो चुकी है। कल काफ़ी ख़राब दिन रहा, 1500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और 38 लोगों की मौत हो गई। हालांकि आज आंशिक तौर पर कुछ एरियाज़ को रिलीफ मिलेगा, लॉकडाउन से कुछ जगहों पर राहत होने वाली है। जो रेड जोन्स हैं वहाँ पर तो आप काम नहीं कर सकते, बट ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में कुछ क्षेत्रों में, कुछ इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर एरियाज़ में काम आज से फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि इसमें एक ध्यान देना चाहिए कि तेलंगाना पहली स्टेट है जिसने 3 मई के लॉकडाउन डेट को भी अब बढ़ा दिया है और इसको अब 7 मई कर दिया है। तो ये एक पहली स्टेट है, देखते हैं और स्टेट्स ये स्टेप्स लेती हैं कि नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी अपडेट देने के लिए। तो आज आंशिक लॉकडाउन पर थोड़ा राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स के साथ लॉकडाउन में राहत देने की बात की जा रही है। संक्रमण बढ़ता जा रहा है, अमेरिका में दवाई पर ट्रायल की जरूर बात की जा रही है, लेकिन देखना होगा, पॉजिटिव अपडेट आने के लिए थोड़ा वेट यहाँ पर करने की जरूरत है। चलिए अब एक बार नजर डाल लेते हैं शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े देखने को मिले थे। अगर FIS की बात करें तो शुक्रवार को बिकवाली ही देखी गई थी, करीब 1390 करोड़ की यहां पर बिकवाली देखी गई थी। FIS की तरफ से घरेलू निवेशकों ने शुक्रवार को खरीदारी की थी, करीब 534 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशकों ने की थी। और वायदा बाजार की बात करें तो वहां पर भी विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली ही देखी गई है, करीब 562 करोड़ की। तो एक बार फिर से यहाँ पर बिकवाली के आंकड़े ही देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे ट्रेंड को कैसे देखना चाहिए ये भी समझ लेते हैं और मार्केट पे एक रणनीति जानने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह। गुड मॉर्निंग अनिल सर। सबसे पहले तो सवाल ये होगा कि आज से कुछ इंडस्ट्रीज को राहत मिल रही है, आंशिक राहत देने की बात की जा रही है, तो इस चीज को आज बाजार के लिए कैसे देखें, ये जो एक डेवलपमेंट होने वाला है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, बाजार इस चीज को जानता है और ऑलरेडी पता है कि राहत मिल रही है। बाजार क्या देखना चाहता है वही कि ये राहत मिलने के बाद कोरोना के आंकड़े काबू में रहते हैं या बेकाबू होते हैं, ठीक है ना। तो इस राहत का असर क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है और वो शायद अगले 2-4 दिनों में समझ में आएगा या हो सकता है उससे ज्यादा वक्त भी लगे। तो अगर राहत देने के बाद ये समझ में आता है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम आराम से कोरोना को कंट्रोल में कर रहे हैं, तब तो ठीक। लेकिन अगर ये लगे कि नहीं, राहत देने के बाद सिचुएशन खराब होती दिख रही है, तो फिर मुझे लगता है कि बाजार के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक तरह से इसे यूं पॉजिटिव मानिए कि लाइफ बैक टू नॉर्मल लाने की तरफ एक बढ़िया कोशिश है। जो ग्रीन जोन है जहां दिक्कतें नहीं है, ऑरेंज जोन है जहां कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ इन्हें खोला जा रहा है, तो उम्मीद ये की जाए कि ये जो पार्शियल लॉकडाउन खोलने की बात हो रही है, इसमें रिजल्ट अच्छे आए, ये बहुत जरूरी है। और अगर रिजल्ट ठीक आते दिखे तो फिर मुझे लगता है कि धीमे धीमे सिचुएशन और बेहतर होगी और ज्यादा लॉकडाउन खुलने के आसार बनेंगे। लेकिन ओवरऑल ये देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो रिजल्ट क्या आता है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले समय में देखना, क्योंकि लॉकडाउन हम देख रहे हैं जहां जहां आंशिक तौर पर भी हटा है वहां पर दिक्कतें बढ़ी हैं, तो देखना होगा क्या अपडेट यहां पर निकल कर आता है। लेकिन अनिल जी, आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, अहम स्तर क्या होंगे? हमें एशियाई बाजारों से जो क्यूज मिल रहे हैं वो तो मिले जुले हैं, लेकिन विदेशी निवेशकों की तरफ से यहाँ पर बिकवाली के आंकड़े आए, तमाम क्यूज को कैसे देखें आज भारतीय बाजारों के लिए? ये जो क्यूज और ग्लोबल मार्केट की आप जो बात करते हैं और जो कोरोना के असर की बात करते हैं ना, एक तो अभी आप है ना पहला मेरा लिंक लेना शुरू कीजिए, क्योंकि पहले दीप से शुरुआत करते हैं और दीप कुछ भी अच्छा बता के नहीं जाते हैं। दीप हमेशा यही कहते हैं, देखिए सब जगह मामले बढ़ रहे हैं, अमेरिका में सिचुएशन खराब है, अगर दवा अच्छी मिली है तो भी बहुत सीमित लोगों पर असर हुआ है, तो अब फिर मैं अच्छा कैसे बोलूँ, प्रॉब्लम ये है। लेकिन दिक्कत यही है कि बाजार इस वक्त हकीकत के बजाय उम्मीद पर ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कि ठीक भी है। बाजार के अपनी विजडम में उन्हें आगे की चीजें नजर आ रही है और मोमेंटम स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो खबरें अच्छी नहीं है लेकिन मोमेंटम बढ़िया है। हमने पिछले हफ्ते शुक्रवार को बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग दी, 9,250 के आसपास की क्लोजिंग बहुत बढ़िया कही जाएगी। तो उस लिहाज से एक बात तो तय है, वो ये पूजा की बाजार बाय ऑन टिप्स होते थे, यानी कि हर गिरावट में खरीदारी का मौका दे रहे हैं जब तक कि अहम लेवल तोड़ना थे, और वो अहम लेवल होता है 8,900 से 9,000 का अब अहम सपोर्ट है। लेकिन जहां तक आज का सवाल है, आज के लिए एक अच्छी सपोर्ट रेंज है 9,000 9,125, इस पर फोकस करिए।
इस रेंज में आता है तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 9,325, 9,500 ये रेंज है आज के लिए, जहाँ पर आपको मुनाफा वसूली आते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर भी एक अच्छी खरीदारी का मौका बनता है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि 19,500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। 20,000 के नीचे से बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि खरीदारी शुरू हो जाएगी, तो 20,000 के आसपास भी आता है तो वहाँ 19,500, 19,900 एक अच्छी सपोर्ट रेंज हो सकती है। और ऊपरी स्तरों पर 21,000, 21,500 ये रेंज हो सकती है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ओके, तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए आज की ट्रेडिंग रहेगा। सर पॉइंट टेकन, अगर कुछ पॉजिटिव शुरुआत करनी होगी तो हम सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। वही बता रहे हैं जो हैं। फैक्ट है और जो सही है। दिक्कत वही है कि आंकड़े बहुत अच्छे अभी भी नहीं आ रहे हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये रणनीति आज आपको बता दी गई है और पूरा जो क्यूज इस वक्त किस तरह से मिल रहे हैं ये भी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन चलिए अब नतीजों पर फोकस करते हैं, क्योंकि HDFC बैंक के नंबर्स आए हैं शनिवार को। किस तरह के नंबर्स रहे हैं ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। HDFC बैंक नंबर्स तो ठीक ही दिख रहे हैं, कॉमेंट्री कैसी आई है? बिल्कुल पूजा, आप देखिए फिलहाल जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे यही था कि बैंक में सबसे पहले जो आंकड़े हैं वो HDFC ने पोस्ट किए, तो यहाँ से थोड़ा सा सेंटिमेंट सेट होते हुए दिखेंगे। स्टडी परफॉर्मेंस से मजबूत परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है, लोन ग्रोथ काफी बेहतर आती हुई दिख रही है, जो ब्याज से आय है करीब 16% तक बढ़ती हुई दिखी है, मुनाफा 17% बढ़ता हुआ दिखा है। प्रोविजन इस बार थोड़े से चिंताजनक है क्योंकि दुगने होते हुए दिखे हैं सालाना आधार पर, और करीब 1550 करोड़ के जो प्रोविजन हैं वो HDFC बैंक ने एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के जिस तरह से इम्पैक्ट आते हुए दिखेंगे तो इसी के चलते उन्होंने प्रोविजंस को बढ़ा दिया है और तिमाही आधार पर भी इस बार 24% तक के प्रोविजंस बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके अलावा अगर GNPA आप देखिए, एसेट क्वालिटी स्थिर है, 1.26% पे आती हुई दिखी है, 1.42% से कम होके, और साथ ही नेट NPAs भी कम हुए 0.36% पर। लेकिन बैंक का यही मानना है कि अब देखना होगा अगले तिमाही तक कि कितने ज्यादा NPAs आते हुए दिखे हैं, स्पेशली रिटेल में, और लोन ग्रोथ करीब 21% पर आती हुई दिखी है। इसके अलावा बोर्ड ने सक्सेशन प्लानिंग की है जो काफी पॉजिटिव मानी जाएगी। अगले 3 लोगों को यहाँ पे नियुक्त किया MD और CEO की पोस्ट के लिए, तो अब RBI की मंजूरी मिलती हुई दिख सकती है। ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट। ओके, तो HDFC बैंक नंबर्स तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं लेकिन कमेंट्री वीक है आगे के लिए, और इसके अलावा MD और CEO के पोस्ट के लिए भी कुछ नियुक्ति यहाँ पर नॉन शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, तो इन तमाम डेवलपमेंट पर नजर रहेगी। लेकिन ब्रोकरेज हाउस का क्या मानना है जो नतीजे आए हैं उस पर, ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। HDFC बैंक के नतीजों पर ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट जारी की और बिल्कुल आप देखिए कि जैसा कि देवांशी बता रही थी कि नतीजे अच्छे देखने को मिले, जिसके चलते ब्रोकरेज हाउस ने जो भरोसा है वो बरकरार रखा है। सबसे पहले देखिए आप 3 रिपोर्ट है मेरे पास। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट देखिए जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1280 रुपए के लक्ष्य ले कह रहे कि चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे देखने को मिले, क्रेडिट ग्रोथ में भी स्थिरता देखने को मिली है। मॉर्गन स्टैनली की भी ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 1285 रुपए के लक्ष्य ले। सिटी खरीदारी की राय दे रहे करीब 1225 रुपए के लक्ष्य ले। इसके अलावा पूजा HSBC की एक रिपोर्ट आई है L&T पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1000 रुपए के लक्ष्य ले। ये कह रहे हैं कि दूसरी तिमाही से एग्जीक्यूशन बेहतर रहने का अनुमान है, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कुछ आई हैं HDFC बैंक के नतीजों पर और आउट परफॉर्म की रेटिंग ही यहाँ पर दे रहे हैं, तो ब्रोकरेज तो काफी पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है HDFC बैंक के नतीजों पर। लेकिन खबरों के दम पर भी आजकल स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है, ये भी जान लेते हैं, और देवांशी हमारे साथ बनी हुई है। देवांशी, बताइए। बिल्कुल पूजा, अब सबसे पहले तो IT स्टॉक्स फोकस में होंगे, क्योंकि सबसे पहले इन्फोसिस के आज नतीजे आने वाले हैं और इसके अलावा टाटा एलेक्सी की भी नंबर्स आने वाले हैं, इस पर नजर रहेगी। लिंडे इंडिया पे अपने नतीजे पोस्ट करने वाली है, तो इस पर नजर रहेगी। साथ ही TVS मोटर्स, इसके लिए अच्छी खबर है। ब्रिटिश की कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल को कंपनी ने खरीद लिया है, अधिग्रहण कर लिया है। 153 करोड़ में ये सौदा किया है कंपनी ने। टाटा मोटर्स कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर FY20 के नंबर्स, जो बिक्री के आंकड़े हैं रिटेल के, वो जाहिर किए। आप देखिए जो चौथे तिमाही में बिक्री है वो 31% तक की गिरावट दिखाई है सालाना आधार पर। इसके अलावा जो जैगवार की बिक्री है उसमें 43% तक की गिरावट देखने मिली है।
लैंड रोवर में ज़्यादा नहीं लेकिन 26% तक की गिरावट हमने इसी तिमाही में देखी है। कोटक महिंद्रा बैंक पर नजर कीजिए क्योंकि 22 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड की बैठक होने वाली है जहां पे एफपीओ या क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार होता हुआ दिखेगा और कितनी पूंजी जुटाती है इस पर भी नजर रहेगी। केटला हेल्थ केयर फिर एक बार कंपनी की जो मांसपेशियों की दवा है इसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है, ये पॉजिटिव है। साथ ही पावर कंपनीज और आरईसी और पीएफसी इस पर नजर रखें। आरईसी और पीएफसी के लिए हालांकि थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं ये खबर क्योंकि डिस्कॉम कंपनियों को पीएफसी और आरईसी से राहत मिलती हुई दिखेगी। आरईसी और पीएफसी द्वारा कंपनी को करीब 90,000 करोड़ के लोन्स मिलते हुए दिखेंगे। जो डिस्कॉम्स को पेमेंट करना है वो डायरेक्टली पीएफसी और आरईसी करती हुई दिखेगी। इस पर अगले 2 दिन में सरकार निर्णय ले सकती है लेकिन ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। साथ ही आज कई ऐसे प्लान्स हैं जिसका जो कामकाज है वो दोबारा शुरू होता हुआ दिखा है जिसमें सीमेंट प्लांट सबसे ज्यादा है। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, जेके सीमेंट देखिए, मंगलम सीमेंट, ये सारी कंपनीज है। एसीसी, ये सभी कंपनीज है सीमेंट कंपनीज जिनका कामकाज आज से शुरू होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जेके पेपर और क्यूमेंस इंडिया भी अपने कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, प्लांट्स हैं जो आज से यहाँ पे कामकाज शुरू होता हुआ दिखेगा। आखिर में फंड एक्शन पर नजर करते हैं जहाँ पे प्रताप स्नैक्स स्मॉलर वर्ल्ड फंड ने यहाँ पे करीब 2.5 लाख शेयर्स बेचे हैं 458 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। और स्टार सीमेंट के लिए पॉजिटिव है क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 1 करोड़ शेयर 73 रुपीज के करीब प्रति शेयर इस लेवल्स पर खरीदे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो ये कुछ खबरों के चलते ये स्टॉक्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए मार्केट पे एक और रणनीति समझ लेते हैं और नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए। तो आज के लिए आपको मार्केट पे के लिए क्यूज क्या मिल रहे हैं? निफ्टी में किस तरह का मोमेंटम आज देखने को मिल सकता है? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। जैसे कि हमने फ्राइडे की क्लोजिंग देखी जो काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। ओवरऑल मोमेंटम कंटिन्यू और लौटता हुआ दिखा है मार्केट में। हाई टॉप हाई बॉटम क्लियरली विजिबल है ऑन द डेली चार्ट। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट है वो अब शिफ्ट 8800 पे जा चुका है और इंट्राडे में मेरा ये मानना है कि 9100 से 9000 का एक इमीडिएट सपोर्ट जहाँ पे निफ्टी रुक सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बाय एंड डिप का ही लग रहा है। ऑन द हाई साइड 9300 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जैसे ही लेवल पार होगा ऑन द हाई साइड 9400 टू 9500 तक का अपमूव हमको देखने को मिल सकता है। तो बाजार में जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट के चलते थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है तो इस गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए और निफ्टी अगर 9200 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी करके चलना चाहिए। 9100 का स्टॉप लॉस होगा और हाई साइड 9400 का एक इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि 9300 का एक ब्रेकआउट है वो अवेटेड है। तो डेरिवेटिव सेटअप भी अगर हम देखें तो वीकली एज वेल एज मंथली में हमको पुट राइटर्स अपनी पोजीशन शिफ्ट होते करते हुए देखने को मिले हैं। 9000 स्ट्राइक पे पुट बेस शिफ्ट हो चुका है और कॉल साइड 9500 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। तो जो एक ब्रॉडर रेंज है वो अभी भी है 9000 से 9500 की। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। 9100 की स्टॉप लॉस से लॉन्ग करनी चाहिए पोजीशन। ओके, तो निफ्टी में आज पॉजिटिव साइड ही रणनीति आज देखने को मिल रही है। तो नीलेश जी इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? बिल्कुल पूजा, दोनों ही बाय रिकमेंडेशन है। शुरुआत करना चाहूंगा एशियन पेंट से जिसके अंदर एक हाल ही चार्ट पे एक हाई टॉप हाई बॉटम देखने को मिल रहा है। पैटर्न काफी मजबूत दिख रहा है। 1730 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए 1800 के टारगेट के लिए। दूसरा बाय रिकमेंडेशन होगा इंडिगो पे जहाँ पे ऑल्दो ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन पे आता हुआ देखने को मिला था। इसका ब्रेकआउट प्लेस है अभी भी 1075 के ऊपर। जैसे ही ये लेवल पार होगा आज के सेशन में एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। 1050 के स्टॉप लॉस से इंडिगो में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। 1100 तक के इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। तो एशियन पेंट्स यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 1800 के टारगेट के लिए और इंडिगो में भी 1100 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अगर आपको बताएं तो एलआईसी सिक्योरिटीज ने 2 कॉल्स में खरीदारी करने की राय दी है। एलआईसी हाउसिंग में खरीदारी करिए आज और यहाँ पे जो टारगेट है 290 का है और दूसरा कॉल एसबीआई में है जिसमें कि 205 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। चॉइस ब्रोकिंग ने टीवीएस मोटर्स में कैश लेवल्स में खरीदारी करने की राय दी है 300 के लेवल पर और 320-330 के लक्ष्य के लिए आज आप कर सकते हैं खरीदारी। तो ये तो ही पूरी मार्केट की रणनीति आपके सामने रख दी गई है और स्टॉक स्पेसिफिक भी क्या व्यू होना चाहिए ये भी हमने आपको बताया। लेकिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है इस पर भी एक बार राय ले लेते हैं। और अमित सचेजा जी हमारे साथ
थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले क्योंकि हम नतीजों पर ही फोकस कर रहे थे, हमने एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर बात की, लेकिन आज इन्फोसिस के नंबर्स भी आने वाले हैं और इन्फोसिस के नंबर से क्या उम्मीदें हैं ये भी समझ लेते हैं। कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। नंबर्स फ्लैट से नेगेटिव साइड ही अनुमान है। इनफैक्ट मुनाफे में हम 2% की कटौती देख पाएंगे और 4363 करोड़ का मुनाफा जो है इन्फोसिस पोस्ट कर सकती है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो डॉलर आय जो है वहां पर कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। करीब 20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त रहने का अनुमान है और 324.8 करोड़ डॉलर जो है डॉलर आय जो है कंपनी की घोषित हो सकती है। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी देखेंगे तो वहां पे भी 20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि रुपए में जो गिरावट आई है उसका थोड़ा सा सपोर्ट जो है मार्जिन में हमें देखने को मिलेगा। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है आपको कंपनी की गाइडेंस देखनी होगी। इनफैक्ट विप्रो ने जो गाइडेंस डाली है अपनी क्वार्टर की, अब कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि इन्फोसिस भी जो है FY21 की गाइडेंस जो है वो न जारी करे इस बारी। तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा और मौजूदा स्थिति में कंपनी की क्या रणनीति है आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी और कारोबार को संभालने के लिए, उस पर कमेंट्री जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो ये है इन्फोसिस के नतीजे, यहाँ पर क्या आपको नजर रखनी है, कमेंट्री आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो चलिए अब कमोडिटी मार्केट में भी किस तरह का एक्शन है ये भी समझ लेते हैं। अमित जी से संपर्क नहीं हो पाए लेकिन उनके कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। गोल्ड में उन्होंने आज के लिए बिकवाली करने की सलाह दी है। स्टॉप लॉस 46,250 का दे रहे हैं, टारगेट होगा 45,500 का। इन लेवल्स के लिए आप गोल्ड में कर सकते हैं बिकवाली। सिल्वर में भी बिकवाली करने की ही राय सुझा रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 43,400 का, टारगेट 42,300 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं सिल्वर में भी बिकवाली। और अगला जो है वो क्रूड ऑयल, कच्चे तेल में भी ये बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है और कच्चे तेल में भी जो रणनीति अपनाई है 1750 के लक्ष्य के लिए आप कर सकते हैं बिकवाली। कच्चे तेल में भी स्टॉप लॉस होगा 1960 का। तो कमोडिटी में भी जो भी रणनीति आज निकल कर आ रही है वो बिकवाली की ही आ रही है। तो चलिए ये तो था पूरा मार्केट एक्शन।